अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर आपकी कोर्स आउटलाइन सेंड की है, जो कि मिड टर्म के बाद की है। ठीक है, तो मिड टर्म के बाद जो पहला लेक्चर था, आवाज मेरी आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मिड टर्म के बाद जो पहला हमारा टॉपिक था दैट वाज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट, जो हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर शेयर्स किया। फिर टैक्सेशन हम लोगों ने कवर किया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मैंने अभी खुद से होल्ड की थी कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मैंने आप लोगों को पहली दफा ही दे दिया था, जो मिड से पहले दे दिया था, जब पहली क्लास में मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेम्पलेट्स दिए थे। फिर अर्निंग्स पर शेयर हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो लास्ट टॉपिक हमारा कंक्लूडेड टॉपिक था, सेकेंड लास्ट जो था। ठीक है, दूसरे वाले में अगर जाएं व्हाट्सएप पे, अगर आप देख रहे हो व्हाट्सएप से मैं देख रहा हूँ, तो IS-17 लीजेस का हम लोगों ने कल कंप्लीट किया है। और अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे, जो इस उसमें आ रहे हैं, हायरार्की से आ रहे हैं, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद देखेंगे, अगर टाइम बचा तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ जाएंगे, अगर टाइम ना बचा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताओ, किसी को पता है कब से आपके फाइनल शुरू हो रहे हैं? नो सर। सर आई थिंक इसके बाद एक और वीक है। सर इसके बाद एक और एक और वीक है वीक है? सर। यस सर। सर फिर उसके अगले वीक में ठीक है, फाइनल्स है। फाइनल शुरू इसके बाद ये है, आज सेकंड है, इसका मतलब 8 और 9 वाला वीक होगा एक, और उसके बाद फाइनल होंगे। ठीक है, सही हो गया। ओके जी, लेट्स स्टार्ट और टॉपिक दैट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखें वेरी प्रिसाइसली व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेटेड या कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, एड अप कर देना। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, बेसिकली कंसोलिडेशन दो ही स्टेटमेंट्स की होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग दो कंपनीज की स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उस पे हम लोगों ने पढ़ना है कि भाई जरूरत क्यों, जो है इसकी जरूरत क्यों है कि कंसोलिडेशन करनी है, दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, वो इसलिए होती है जरूरत जब ग्रुप करके कंपनीज, एक ग्रुप में कंपनीज काम कर रही होती हैं। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाई जाएं। कैसे, अभी हम लोग उसके और रीजनिंग पढ़ते हैं। अ ग्रुप एग्जिस्ट वेयर वन एंटिटी द पेरेंट हैज कंट्रोल ओवर अनदर एंटिटी द सब्सिडरी। तो ग्रुप एग्जिस्ट होने की सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एक पेरेंट होगा और बाकी सब्सिडरी होंगी। ठीक है, ये समटाइम एसोसिएट भी होती हैं, लेकिन मेनली हमारा काम सब पेरेंट और सब्सिडरी के ऊपर है। पेरेंट कौन है? जो कि कंट्रोल कर रहा है कंपनी, दूसरी कंपनी को, और सब्सिडरी कौन सी है? जो कंपनी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। तो कंट्रोल किस तरह आता है? कंट्रोल आता है तीन तीन कंपोनेंट से कंट्रोल आता है। पहला है पावर ओवर इन्वेस्टी। पावर ओवर इन्वेस्टी का क्या मतलब है? विच इज नॉर्मली एक्सरसाइज थ्रू द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। अगर एक कंपनी के दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स, शेयर्स सिर्फ नहीं है, वोटिंग राइट्स है 50% से ज्यादा। तो जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक कंपनी है, मैंने किसी की कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स मेरे पास है, तो कंपनी के जितने भी डिसीजन होते हैं वो थ्रू वोट्स होते हैं। तो जब भी वोटिंग होगी तो मेरे पास 50% से ज्यादा वोट्स हैं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, मेरा डिसीजन माना जाएगा। क्योंकि जब भी 50% से ज्यादा किसी के पास वोटिंग राइट हो, तो वो 50% से ज्यादा वोटिंग में कर देता है, तो उसको ज्यादा उसके डिसीजन मान लिए जाएंगे। पहली चीज तो इसको कहते हैं पावर ओवर इन्वेस्टी। अगर पावर ओवर इन्वेस्टी है तो कंट्रोल आएगा। दूसरा एक्सपोजर और
राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इन्वॉल्वमेंट। तो अगर मेरी दूसरी कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं अपने रिटर्न्स को चेंज करवा सकता हूं, मतलब मेरी मर्जी है कि मैं इस दफा को मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, वो भी कंट्रोल होगा। और थर्ड आ गया द एबिलिटी टू यूज पावर ओवर इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। This is regarded as crucial determinant in the deciding whether or not control is exercised. और दूसरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर एक जो कंपनी है उसके पास पावर है इन द इन्वेस्टिंग कंपनी, तो फिर अल्टीमेटली वो कंट्रोल एग्जिस्ट होगा। तो अगर कंट्रोल एग्जिस्ट होगा, जिस कंपनी के पास कंट्रोल है वो कहलाती है पेरेंट, जो कंपनी अंडर कंट्रोल है वो कहलाती है सब्सिडरी। अब आगे रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम लोग कर लेंगे, हमें अक्सर न्यूमेरिकल्स तो आते हैं लेकिन उसके बैक एंड की थ्योरी नहीं पता होती कि क्या ये कर क्यों रहे हैं हम लोग। If one company controls another, then IFRS 10 requires that a single set of consolidated financial statements to be prepared to reflect the financial performance and position of the group as one combined entity। अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल है तो IFRS 10 कहता है कि भाई अलग अलग तो बननी ही बननी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी ए की भी बनेगी, कंपनी बी की भी बनेगी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उनकी एक इकट्ठी भी बनानी है आपने। और ये क्यों कंसोलिडेशन होती है? कंसोलिडेशन होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बेसिस पे। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है इकोनॉमिक रियलिटी और कमर्शियल फॉर्म शुड बी प्रेफर्ड ओवर लीगल फॉर्म। तो लीगल फॉर्म क्या कहती है? लीगल फॉर्म तो कहती है कि कंपनी ए भी एक उसकी अपनी लीगल जो एंटिटी है, कंपनी बी भी एक लीगल एंटिटी है, वो अपनी नेचुरल उसकी पर्सन है, वो अपना नेचुरल पर्सन है। बट चूंकि कंपनी ए इज कंट्रोलिंग कंपनी बी, तो कंपनी बी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो अल्टीमेटली कंपनी ए के पास ही आने हैं। तो अगर इस तरह का कोई सीन है तो फिर IFRS 10 कहता है कि एक कंबाइंड उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगे ताकि कंबाइंड उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, कंबाइंड उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाए। दिस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट, ये जो जहां से हम लोगों ने रीडिंग को स्टॉप किया था वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर इज नाउ टाइड अप इन मोर देन वन एंटिटी। तो ये कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मकसद क्या होगा कि ये बताया, इससे पता लगेगा शेयर जो स्टेक होल्डर्स या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, उसकी और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट है। Their returns and stability of their investment now reflect the performance and position of both entities. So that's why we make consolidated financial statements. In order to make informed decisions about their investment, shareholders would need to read and interpret the financial statements of both companies. If there were more than one subsidiary company, this could become quite complex for the shareholders. तो एक से ज्यादा सब्सिडरी भी हो सकती है। To this end, one set of financial statement is prepared where the revenues, expenses, assets, liability of the parents and subsidiary are combined for ease of understanding and analysis. तो बनाते कैसे हैं? जो हमारे पास मेथड क्या है? 5 रूल हैं बेसिक जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के। या सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। तो देयर आर 5 मेथड्स जो कि बेसिक कंसोलिडेशन के लिए हैं। फिर जब बेसिक कंसोलिडेशन हो जाएगी फिर 2 3 4 हमारे पास एडजस्टमेंट्स आएंगी, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? Assets and liabilities of the parent and subsidiary are added together on line by line basis. Line by line basis का क्या मतलब होता है कि non current assets of subsidiary will be added with the non current assets of parent. इसी तरह current assets of subsidiary will be added with the current assets of parent. इसी तरह current liability of subsidiary will be added with the current liability of parent, and so far the non-current liability of the subsidiary will be added with the non-current liability of the parent. तो line by line basis का ये मतलब होता है। The investment shown in the parent's statement of financial position
जो कि इन्वेस्टमेंट की होगी इन जो जो पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की होगी, जाहिर बात है वो जो पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो रही होगी अंडर द नॉन करंट एसेट्स, वो रिप्लेस हो जाएगी बाय द गुडविल जब हम लोग कंबाइंड स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, कैसे होगी वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। The share capital and share premium balances are not added together. Only the balances related to parent and are used in the consolidation. This reflects the fact that consolidated statement of financial position shows all the assets and liability under the control of the parent entity. तो तीसरा क्या आ गया कि शेयर जो इक्विटी सेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शो होगा, वो सब्सिडरी का नहीं होगा, उसको हम लोग एड अप नहीं करेंगे। The amount attributable to non-controlling interest is calculated and shown separately on the face of the consolidated statement of financial position. तो एक नई टर्म आ गई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, एक पेरेंट कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए हुए हैं, तो बाकी 20% किधर है? 80% तो कंट्रोलिंग शेयर्स आ गए, तो बाकी 20% किधर है? बाकी 20% विल बी कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग interest. The group share of the subsidiary profit is calculated and added to overall retained earnings. तो ये 5 रूल है, ये याद होने चाहिए, फिर हम लोग जब अब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो 5 वर्किंग हम लोगों ने करनी होंगी। ठीक है, 5 वर्किंग करनी होंगी हर क्वेश्चन में। बेसिक कंसोलिडेशन के लिए ये 5 वर्किंग होंगी। ठीक है, ये 5 वर्किंग शुरू करने से पहले लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। मिनार अली, Present, sir. सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल जमील, प्रेजेंट सर। तना बिनते हफीज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ, यस सर। साद अरशद, Yes, sir. ईमान वसीम, प्रेजेंट सर। इब्तिसाम अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शब्बीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट सर। ओके जी। तो 5 वर्किंग हमारी कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली वर्किंग 1 होगी हमारी इस्टेब्लिश द ग्रुप स्ट्रक्चर। इस्टेब्लिश द ग्रुप स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे? दिस इज वेयर you establish whether there is a parent subsidiary relationship or not. You will need to identify the percentage shareholding of the parent and non-controlling interest and the date of the shares were acquired. तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा कि इतने % शेयर उसके पास है पेरेंट के पास, सब्सिडरी के, तो आपको पता लग जाएगा पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है कि नहीं। द सेम वे यू विल डू इट। आप पेरेंट को यू पी लिखोगे, एस लिखोगे, जो भी उनके नाम होंगे उस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करोगे उसके साथ 70। जब आप एग्जाम क्वेश्चन कर रहे होंगे, किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें। उसके साथ 50, 60, 70, 80 लिख लेंगे, जो भी वो शो कर रहा होगा कि इतनी उसकी, वो शो कर रहा होगा कि इतनी उसकी परसेंटेज है, और साथ में डेट ऑफ एक्विजिशन लिख दिया जाएगा। दिस इंडिकेट्स, ये वाला जो है ये पोर्शन इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट दैट पी ओन्स 80% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एस एंड व्हेन दे वर एक्वायर्ड। ठीक है, सो या इस तरह वर्डिंग में लिख दोगे या इस तरह लिख दोगे, बोथ आर योर ओन, जो है आपके अपने ऊपर है। दूसरा क्या करोगे? दूसरा करोगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कैसे कैलकुलेट होंगे? 2 कॉलम बन जाएंगे, एक डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट पे एक्वायर किया था सब्सिडरी को, दूसरा बन जाएगा एट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं वो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, और डेट ऑफ एक्विजिशन है जिस डेट पे एक्वायर किया था। शेयर कैपिटल हो जाएगा सब्सिडरी का, ओनली सब्सिडरी। शेयर प्रीमियम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो जाएंगे, रिटेन अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे आपकी चूंकि बेसिक कंसोलिडेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। जो आपकी
शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो रिपोर्टिंग पे होंगे वही एक्विजिशन पे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं आता बेसिक कंसोलिडेशन में। हाँ, रिटेन अर्निंग्स में चेंज आएगा। रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? ओवर द पीरियड एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो एट रिपोर्टिंग डेट और एट एक्विजिशन डेट चेंज होंगे, वो चेंज आएगा। तो वो हम लोग यहाँ से नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल, थर्ड वर्किंग में। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, पेरेंट ने कितने पैसे पे किए थे सब्सिडरी के शेयर खरीदने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम लोग लिख देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विजिशन। वो हमें क्वेश्चन में मिला होगा कि कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू कितनी है, वो भी लिख देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली जो एक्विजिशन पे निकाली होगी, उसे हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे। तो जो बाकी आएगा दैट विल बी कॉल्ड गुडविल, उसे हम लोग गुडविल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल लेंगे और नॉन कंट्रोलिंग शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हम लोग वो वर्किंग 2 से निकाल के यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। और वर्किंग 5 में पीज पेरेंट की रिटेन अर्निंग सिर्फ आएगी और पेरेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, उसका जो हिस्सा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अभी के अभी आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। आई नो दैट आप में से कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। आई डोंट माइंड, अगर 2 भी बच्चे कर लेते हैं तो इट विल बी ओके, ठीक है। जरा इसकी फोटोज ले लो चाहे, ठीक है, ये 5 वर्किंग्स की। तो इन 5 वर्किंग्स को 2 दफा अपने पेपर के ऊपर, पेन और पेपर के ऊपर एक दफा इसी तरह टेम्पलेट को छापो। वो इसलिए छापो कि एटलीस्ट 2 दफा जब छापोगे तो कुछ तो जहन में रह जाएगा, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होगा कि ये कौन सी वर्किंग आ रही है। ये काम कर लोगे तो बहुत इजी होगा, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जरा वो ले लो। ये तो चलो वर्किंग 1 तो इतनी हार्ड नहीं है, वर्किंग 2 से ऑनवर्ड जो है वो कर लो। और इसमें भी वर्किंग 2 और वर्किंग 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्किंग 4 और वर्किंग 5 तो इजी है, वर्किंग 2 वर्किंग 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा 2 दफा इसको छाप लो अपने पेपर्स पे, पेन और पेपर पकड़ो। मैं आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 10 मिनट्स, ठीक है। अगर बेहतर है याद होता है तो याद भी कर लो। सर ये वर्किंग 2 वर्किंग 3। वर्किंग 2 वर्किंग 3, ओके सर। ठीक है। वो इसलिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आगे न्यूमेरिकल करूंगा ना तो फिर पता होगा कि हाँ ये वर्किंग 2 वर्किंग 3 कौन सी है, बार बार आपको पेजेस नहीं पलटने पड़ेंगे, ओके सर। ठीक है।
सर जी बोले। हो गया सर। हो गया। ओके जी, ये गुडविल वगैरह की रीडिंग आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे फिर इसकी पूरी की पूरी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी गिवन। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग पे नोट्स होंगे, कुछ एंड पे नोट्स होंगे, आपको दोनों देखने हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डी एंड जे एज 31 दिसंबर 2008। तो 31 दिसंबर जो है वो इसकी रिपोर्टिंग डेट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट उसने दे दी आपको दोनों की। ठीक है, अब वो किया उसने क्या है, या तो वो एक पहले ये चीजें जो ये इंफॉर्मेशन वाली हैं ये, और साथ फिगर्स डी की अलग लिखता, फिर जे की अलग लिखता। तो उसने जे और डी की यहाँ पे फिगर्स लिख दी और साथ में एक ही उसमें काम चला लिया। उसने दे दिया जी डी के सबसे पहले नॉन करंट एसेट उसने दिए कि नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डी का 85,000 का है, जे का 18,000 का है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन जे, क्योंकि डी ने बाय किया हुआ है, यहां से पता लग रहा है कि डी जो है वो पेरेंट होगी और जे जो है वो सब्सिडरी होगी, लेकिन अभी नहीं कंफर्म पता कि पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशन है कि नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि यस इन्वेस्टमेंट डी ने की हुई है जे में, इन्वेस्टमेंट डी ने जे में की हुई है, लेकिन कितनी की हुई है, 60,000 की हुई है, लेकिन इसकी परसेंटेज कितनी है ये नहीं पता। ठीक है, ये कब पता लगेगा, ये और आगे चलेंगे तो फिर पता लग जाएगा। इनका टोटल किया 145 आ गया, फिर करंट एसेट ऐड हुए तो टोटल एसेट्स आ गए डी के 305, जे के आगे 102। फिर इक्विटी दिखाई है जी उसने, इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स $1 ईच पे दोनों के जे और डी के दिखा दिए, शेयर प्रीमियम दिखा दिया, रिटेन अर्निंग दिखा दी कि डी की 70,000 है, 25,000 है जे की। ये रिपोर्टिंग डेट पे हैं दोनों। ठीक है, ये रिपोर्टिंग डेट पे हैं। साथ उसने करंट लायबिलिटीज दे दी हैं हम लोगों को, और टोटल हो गया जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल है वो मैच कर गया टोटल एसेट से दोनों साइड पे। ठीक है, अब फुट नोट्स में वो और क्या कहता है, वो कहता है जी डी एक्वायर्ड एन 80% होल्डिंग इन जे। तो डी ने 80% होल्ड किया जे में, इसका मतलब है डी पेरेंट है। ऑन 1 जो जनवरी 2008, तो ये एक्विजिशन डेट आ गई। ठीक है, एक्विजिशन डेट ये आ गई, और रिपोर्टिंग डेट कौन सी है, 31 दिसंबर। एट दिस डेट जेज रिटेन अर्निंग स्टूड एट 20,000, तो 20,000 थी जेज की रिटेन अर्निंग। ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग इन जे वाज 12,500। तो आप लोगों की जो बेसिक ये वाला कोर्स है, इसमें जो कंसोलिडेशन है, इसमें आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वो सिर्फ आपको गिवन होगा। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द गुडविल, तो हम सिर्फ गुडविल नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। लेट मी ओपन फाइल। यार आपकी कल की फाइल किधर गई, अच्छा यहाँ पड़ेगी, ठीक है। 02/09/2021। कंट्रोल ए, चलो ये आ गई हमारे पास, इसकी मैंने कर दिया रीनेम एग्जाम्पल 1। ओके जी, तो पहली लाइन क्या होती है, पहली लाइन हमारी होती है वर्किंग 1 की। से वर्किंग 1 बोल्ड कर देता हूं। अच्छा, वर्किंग 1 में आपने सिर्फ क्या लिखना है, वर्किंग 1 इज फेयरली इजी।
ओके, सो वर्किंग 1 में हम लोगों ने क्या लिखना है कि किसने कितने शेयर्स खरीदे. सो वी कैन राइट डी acquired 80% of shares for $60,000 in J on 1st January 2000x8. ठीक है जी, ये छोटी सी हमारी फर्स्ट वर्किंग होगी. फर्स्ट वर्किंग में कोई अच्छा पता कैसे लगेगा, या तो समटाइम्स यहीं पे दिया होता है कि 80% कितने के उसने खरीदे. ठीक है, अगर नहीं यहाँ पे दिया हुआ होता तो फिर आपको स्टेटमेंट में से ढूंढना होता है कि डी की स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा शेयर्स इन जे, या पेरेंट की स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा शेयर्स इन सब्सिडरी और उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो हमें यहाँ पे 60,000 की वैल्यू नजर आ रही है. ठीक है जी, तो ये हमारी पहली वर्किंग हो गई. अच्छा, वर्किंग 2 में हम लोगों ने क्या करना है. वर्किंग 2 है हमारी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की. इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास दो है. एक एट डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा है एट डेट ऑफ रिपोर्टिंग. डेट ऑफ रिपोर्टिंग कौन सी होगी, हमेशा याद रखना जिस डेट पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होंगी वो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है. ठीक है, और डेट ऑफ एक्विजिशन उसने क्वेश्चन में ही बताया होगा, जो कि हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है कि कब एक्वायर हुआ था. 1 जनवरी 2008 को एक्वायर हुआ था. अच्छा, इसके लिए ट्रिक ये है, टिप ये है आप लोगों को कि आप लोगों ने एग्जैक्टली वो लिख लेना है जो टेम्पलेट बना हुआ था. उसमें क्या था, शेयर कैपिटल था. जो नहीं होगा वो हम लोग नहीं लिखेंगे. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, और हमारे पास आ गई रिटेन अर्निंग. जब आपने ये लिख लिया तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ दे. जब आपने ये कर दिया तो आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है ना, उसमें तो सवाल ही नहीं है. तो डेट ऑफ, ये सिर्फ सब्सिडरी के है, तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे जो जो चीजें आपको अवेलेबल है आपने वहां पे लिख देनी है. तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है सब्सिडरी की. हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, यस 20,000 का हमारे पास है, हमने लिख दिया. और क्या है जी, और हमारे पास शेयर प्रीमियम भी है 10,000 का. सो हम लोगों ने यहाँ पे इसको 10,000 भी लिख दिया. और हमारे पास क्या है जी, और हमारे पास रिटेन अर्निंग है, रिजर्व्स नहीं है, तो रिजर्व में हम लोगों ने 0 डाल दिया, और रिटेन अर्निंग में हम लोगों ने कितना डाल दिया, 25,000. ये एग्जैक्टली वहां से कॉपी पेस्ट होना है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग की है. अब मैंने आपको ट्रिक ये बताया है कि जो पहली 3 चीजें हैं वो सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होंगी. तो उसको एग्जैक्टली डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी आपने यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि बेसिक कंसोलिडेशन है तो अभी इतनी चेंज नहीं आता, वो फिर एडवांस लेवल की कंसोलिडेशन में चेंज आता है. लेकिन रिटेन अर्निंग चेंज होंगी. रिटेन अर्निंग कैसे चेंज होंगी वो आपको फुट नोट्स में मिलेगा. वो कहता है जब डी ने एक्वायर किया जे को, उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग 20,000 की थी. ठीक है, तो उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग 20,000 की थी. ठीक है जी, अब टोटल कर देते हैं इसको, दोनों को टोटल कर देना है हम लोगों ने. इज इक्वल्स टू सम कर दिया, और इसको भी ये सम कर दिया. ठीक है जी, ये इसके आगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग. अब हम लोगों ने एक और काम करना है यहां पे, वो क्या काम करना है हम लोगों ने, ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग है जो कि नॉर्मली टीचर्स नहीं कराते, मैं यहाँ पे लाजमी कराता होता हूँ. ठीक है, वो क्या करना है हम लोगों ने, एक मिनट सिर्फ.
देखो हुआ क्या, जब सब्सिडरी को एक्वायर किया गया तो उसके नेट एसेट्स से 50,000 के, जब रिपोर्टिंग डेट आ गई, जिस रिपोर्ट पे जिस डेट पे हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तब उसके नेट एसेट्स हैं 55,000 के। तो डिफरेंस कितना आया, हम लोगों ने पहले डिफरेंस इन नेट एसेट्स, डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज नेट एसेट्स में डिफरेंस कितना आ गया, 55,000 माइनस 50,000, दैट इज इक्वल्स टू 5,000। ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर हक है किसका, पेरेंट का, क्योंकि पेरेंट ने एक्वायर किया एक्विजिशन डेट पे, जब भी एक्वायर किया उसके बाद रिपोर्टिंग डेट तक जितना भी काम हुआ, पेरेंट ने 80% खरीदा हुआ था। और कितना हक है पेरेंट का, पेरेंट का हक है देन, ये तो हो गया यहां पे, यार मुझे मर्ज नहीं था करना चाहिए, 1 मिनट सिर्फ, ठीक है, इतना है। अब क्या होगा, अब इस 55,000 में पेरेंट का शेयर कितना है, पेरेंट का शेयर है 80% का, विच मीन्स ये 5 80% का, इधर गई, सही है, मल्टीप्लाई बाय 5,000, यानी इस 5,000 में जो 4,000 का हक है वो तो है किसका, पेरेंट का। तो बाकी का किसका है, बाकी का फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है। तो नॉन कंट्रोलिंग कितना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो है 20%। अगर पेरेंट का 80 है तो बाकी का नॉन कंट्रोलिंग आ गया, तो उसका इसके ऊपर कितना हक है, उसका है 1,000। एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, ये कहां पे काम आएगी ये मैं आपको अभी बताऊंगा कहां पे काम आएगी, ठीक है। ये नीचे जाके काम आनी है, तो वहां पे हम लोगों ने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि जहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ी एडिशनल 3 लाइनें हैं जो कि बुक्स में नहीं करवाते, मैं हमेशा करवाता हूं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई वर्किंग 3, जो कि है गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है जी, वर्किंग 3 गुडविल की कैलकुलेशन आ गई। गुडविल की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट। पेरेंट ने कितने दिए, कितने रुपए पे किए, तो वो उसने 60,000 पे किए उसके 80% शेयर्स के लिए। समटाइम्स अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होता है, फुटनोट्स में समटाइम्स नहीं गिवन होता। तो अगर गिवन नहीं होगा तो आप लोग खुद से उसको उसकी स्टेटमेंट से निकाल लोगे, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट में अभी दिखाया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई, चलो पूरा लिख देता हूं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो उसने हमें क्वेश्चन में फुट नोट्स में दिया है, वो है 12500। सो 12500 मैंने यहां पे लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 72500। इसमें से लेस कर देना है हम लोगों ने क्या, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन। वो कितना है, वो है ये एक्विजिशन पे इतना है, वो है 50,000 का। जब इसको लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22,500। दिस इज योर गुडविल, ठीक है। ये 3 वर्किंग्स हमारे पास हो गई। अब चौथी वर्किंग में आते हैं। द फोर्थ वर्किंग वाज वर्किंग 4 इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। वो हम लोगों ने क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एग्जैक्टली जो हम लोगों ने ऊपर लिखी है ये वाली वही आ जाएगी यहाँ पे 12500 और उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन, जब एक्विजिशन हो चुकी तो उसके बाद का जो उसका है पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और वो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो जो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा वर्किंग कैलकुलेट की है ये 1000, वो एक्विजिशन के बाद से लेके रिपोर्टिंग डेट तक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का और कितना पार्ट है वो है 1000 का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे, दैट इज 13,500। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो वर्किंग आ जाएगी दैट इज वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग है, वर्किंग 5, दैट इज पेरेंट रिटेन अर्निंग्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट रिटेन RE लिख देता हूं, रिटेन अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट पे क्या है पेरेंट की रिटेन अर्निंग, वो कहां से मिलेगी, वो स्टेटमेंट में से मिल जाएगी, जो डी की स्टेटमेंट है उसमें से। रिटेन अर्निंग कितनी है, 70,000 की। सो मैंने यहाँ पे 70,000 लिख दिया। इसमें ऐड कर देंगे सेम यही वाली वर्डिंग, ऐड पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, वो कितना है, 1000 था नॉन कंट्रोलिंग का, तो पेरेंट का कितना था 4000 का, तो 4000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर नाउ, आई विल बी गेटिंग 74,000 एंड these are basic 5 workings are done। अच्छा, अब जब 5 वर्किंग्स हो गई तो वर्किंग्स को हम लोगों ने फ्रेम तो नहीं करवाना, वर्किंग्स हम लोग इसलिए कर रहे थे कि हम लोग साथ में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकें। तो अब हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो भी बना लेते हैं। Format cell, merge, consolidated स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने पूरा लिखना है, मैं खुद के जान के छोटा लिख रहा हूं। एज ऑन 31st December 2000x8। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो व्हाट यू विल नीड टू डू, एग्जैक्टली जो टेम्पलेट आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का दिया होगा आपने वही कॉपी करना है। ठीक है, सो लेट्स कॉपी इट। सबसे पहले उसने हमें दे दिया नॉन करंट एसेट्स, सो आई विल राइट इट ओवर हियर, नॉन करंट एसेट्स। तो रूल क्या था, 5 रूल से मैं रिमाइंड कराता हूं आपको। पहला रूल था एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। दूसरा था इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल। तीसरा था ओनली पेरेंट के शेयर इक्विटी शो होगी। चौथा था पेरेंट्स की जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे पेरेंट की रिटेन अर्निंग में। और पांचवा था कि अलग से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की लाइन एक ऐड होगी। ठीक है, सो ये 5 रूल्स हैं हमारे जो मैंने अभी अब स्टार्टिंग पे हम लोगों ने पढ़े भी थे। सबसे पहले आ गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होगा जी, लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड। लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड करने का मकसद क्या, मतलब क्या होता है कि डी के 85,000 के हैं, जे के 18,000 के हैं, तो दोनों को ऐड कर दो। 85,000 प्लस 13,000, नहीं 18,000 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 103,000।
103,000 आ गया जब ऐड किया। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन जे, तो इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग गुडविल की फिगर ले आएंगे जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, और वो कितनी कैलकुलेटेड है, वो है 22500। सो 22500 ये हो गया हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। तो इनको मैं आउटर कॉलम में ले जाता हूं, दोनों को ऐड करके, दिस प्लस दिस, एंटर किया। सो दिस इज और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या दिया है, उसके बाद उसने हमें दिया करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स भी लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड हो जाएंगे। करंट एसेट्स, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। सो ये 160 के हैं और 84 के हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 160,000 प्लस 84 है, हाँ 84 है, 84,000। so that will be how much, that will be 244,000। ये करंट एसेट्स आ गए। अब जब हम लोग इनको ऐड कर देंगे दोनों को, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंटर किया। सो दिस इज और टोटल एसेट्स which should be equals to or equity and liability। ठीक है जी, ये एक पोर्शन हो गया। अब दूसरे पोर्शन में आते हैं जी। दूसरा पोर्शन हमें क्या कहता है, दूसरे पोर्शन स्टार्ट होता है इक्विटी से। सो आई राइट इक्विटी एज इट इज। इक्विटी मैंने यहां लिख दिया। इक्विटी के अंदर उसने हमें दिया ऑर्डिनरी शेयर, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। सो मैं यहां पे सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल at $1 each। सिर्फ क्या आएगा इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के आएंगे। ठीक है, इसमें लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करते। तो पेरेंट के कितने हैं, दैट इज 65,000। सो आई राइट इट ओवर हियर 65,000। जी, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा शेयर प्रीमियम। किसका, सिर्फ पेरेंट का शेयर प्रीमियम। कितना है जी, 35,000 का, 35,000 का शेयर प्रीमियम आ गया। अच्छा, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स सिर्फ और सिर्फ किसकी, रिटेन अर्निंग्स की, पेरेंट की, लेकिन कौन सी वाली, जो हम लोगों ने वर्किंग 5 में कैलकुलेट की है, 74,000। ठीक है, जो वर्किंग 5 में कैलकुलेट हुई है, जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में गिवन है वो नहीं। तो ये आ गई हमारे पास पेरेंट की इक्विटी टोटल। ठीक है, वो इसका टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर किया। तो ये हमारे पास आ गया पेरेंट की इक्विटी। पेरेंट्स ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक लाइन ऐड करनी होती है। क्या, वो लाइन ऐड करनी होती है हम लोगों ने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। ये याद रखना होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो वर्किंग 4 में, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के हम लोगों ने 13500 यहां पे ले जाना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद अगर नॉन करंट लायबिलिटी होगी वो भी लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ करंट लायबिलिटी उसने दी है, तो लायबिलिटीज विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। सो करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएंगी जी लाइन ऑन लाइन बेसिस पे, विच इज 135 एंड 47। 135,000 प्लस 47,000। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
यहाँ पे कर लेते हैं ना, 135,000 प्लस 47,000 एंटर किया तो ये आ गया 182। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर किया तो दिस इज योर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और अगर हम लोग देखें सो दैट इज ऑल्सो this is also equals to this total assets is equals to total liabilities हमारे पास आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इससे जो अगला अब क्या होगा, इससे आगे बेसिकली क्या होगा हमारे पास, ये था वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, इससे आगे अब हमारे पास चीजें आती जाएंगी, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है अकाउंटिंग। अभी मैं आपको ये 7 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, आपने 7 मिनट एक्स्ट्रा में ब्रेक आपकी 9:30 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ब्रेक का टाइम 9:30 से स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, जाहिर बात है सारे तो नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है ये भी। ठीक है, जिसने पढ़ना है, जिसने फिर ग्रेड लेना है, वो खुद से ये गुडविल की रीडिंग कर लो। ठीक है, कि गुडविल क्या है, चाहे फोटो लेनी है फोटो ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लो, या अगर आप लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो ठीक है, वहां से निकाल लेना। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेना। ये 3 चीजें हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अब फेयर वैल्यूज से। ठीक है, फेयर वैल्यूज क्या होती हैं और उसको फिर एडजस्ट कैसे किया जाता है, और उसकी एडजस्टमेंट अब हमारी पहली एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये थी बेसिक कंसोलिडेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह एग्जैक्टली 10 o'clock, आपको आधे घंटे की ब्रेक देता हूँ, एग्जैक्टली 10 o'clock हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फेयर वैल्यू से। ठीक है जी, इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना। ओके सर।